गुज्जर कम्युनिटी जो एसटी है इस समय, उनका कंसर्न ये है कि हमारे कोटा में से ये 10% में से बिल्कुल 10% में से ये ले जाएंगे। और उनका कंसर्न ये है कि हाँ, जब हम एलिजिबल हैं, डिज़र्व करते हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। मैंने पहले कहा कि आप एलिजिबल हैं, आप डिज़र्व करते हैं, तो आपको ज़रूर मिलना चाहिए, उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप कन्विंस तो करिए उन लोगों को जिनके शेयर से निकाल के आप कोटा किसी को देंगे कि सही तरीके का काम कर रहे हैं। आज गुज्जर समाज के लोग, गुज्जर कम्युनिटी कन्विंस्ड है कि गलत तरीके से किया जा रहा है। अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन है तो इस पे क्लैरिटी लाने की जिम्मेवारी किसकी है, मुझे बताइए। सरकार की है। क्या सरकार ने इस पे क्लैरिटी लाने की कोशिश की, या इमोशंस को विप अप करने की कोशिश की? क्या हर इंटरव्यू में आपने कहा कि जम्मू की डेमोग्राफी जो है चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अब जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है अब 25 लाख जो बाहरी लोगों को अधिकार दे दिया है कि जम्मू कश्मीर में वोट कर सकते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है, क्या उससे डेमोग्राफी जम्मू की चेंज नहीं होगी? तो देखिए, सच्चाई देखिए और प्रोपेगेंडा देखिए। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान का डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है जम्मू कश्मीर का इस्लामीकरण। क्योंकि पाकिस्तान बेस्ड जितनी भी एजेंसीज़ हैं, आप उनके मिलिट्री कमांडर्स की के द्वारा लिखी गई किताबें पढ़िए, वहाँ के जो मिलिट्री के ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं उन्हें पढ़िए। वो पढ़ने के बाद ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर एक किताब है जो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने, जो बाद में जनरल भी बने, उन्होंने लिखी, जिसमें बताया कि किस तरीके से गज़वा हिंद को अनलीश करना है। और जिस तरीके से बताया, उसी दिशा से पाकिस्तानी आर्मी काम भी कर रही है और उनकी ट्रेनिंग भी हुई। आपको पता है पूरा इतिहास, जिस तरीके से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एकजुट जम्मू चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अंकुर सर, गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं, क्या उम्मीदें की जानी चाहिए? देखिए, उम्मीदों का सवाल नहीं है। डिलिमिटेशन 2011 के फ्रॉड और फज्ड एंटी जम्मू सेंसस के आधार पे करके जो रोड मैप है आगे पॉलिटिक्स का, वो तय कर दिया जा चुका है। कश्मीर को 47 सीटें दी जा चुकी हैं। जम्मू के खाते में 43 सीट्स आई हैं। जम्मू डिसम्पावर्ड स्टेट में है, जम्मू सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में है, जम्मू होस्टेज्ड है। पिछले 70 साल का पॉलिसी पैराडाइम, जिस पॉलिसी पैराडाइम के चलते जम्मू को कश्मीर का गुलाम ही बना के रखना था, वो निरंतर चला आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ रेवोल्यूशनरी होने वाला है। जम्मू संभाग के लोगों के जो बेसिक सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान आईएसआई के साथ मिलकर प्लान्ड डेमोग्राफिक असॉल्ट, डेमोग्राफिक चेंज, उसके ऊपर कोई बातचीत ना करना, उन टूल्स को जब हमने कोर्ट्स के माध्यम से डिफीट किया तो उसके ऊपर इस तरीके का इंटरवेंशंस करना कि सब कुछ स्टॉल ही हो जाए, वो सब चीज़ें देखते हैं कि इट्स टू अर्ली टू मतलब प्रिडिक्ट कि किस तरीके का क्या रहेगा। लेकिन फंडामेंटल लेवल पे जहाँ पे पावर शेयरिंग है, सत्ता ही जब आप कश्मीर के हाथ में देने का निर्णय ले चुके हो, तो उसके बाद आगे डिबेट का स्कोप क्या रह जाता है। एक मांग आपने लगातार रखी हुई है, एक जम्मू अलग स्टेट, क्या आपको लगता है कि ये सपना कभी पूरा होगा? देखिए, सपना पूरा होगा या ना होगा, उससे हमें लिटरली कुछ लेना देना नहीं है। हमने ये तय किया है कि ये करवाना है, तो ये करवाने के लिए जो कदम उठाने हैं वो कदम उठाने हैं। अपनी आवाज़ उठानी है, आवाज़ उठानी है, लड़ना है, एक मास मूवमेंट क्रिएट करनी है, उस दिशा में हमें कार्य करना है। होगा नहीं होगा, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। हम इसी बात पे कंसर्न्ड हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है इस उद्देश्य को पाने के लिए। किसी उम्मीद में नहीं बैठे हैं, संघर्ष करके करना है, स्ट्रगल करके करना है, निरंतर हम करते रहेंगे। क्योंकि आपके पहले भी इंटरव्यूज़ में बहुत डिटेल में मैं ये बता चुका हूँ कि क्यों जम्मू की पॉलिटिकल लिबरेशन और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, खासकर जम्मू संभाग के लोगों की एक्चुअल आज़ादी के लिए जम्मू का कश्मीर से अलग होना अनिवार्य है। किस तरीके से जम्मू जो गुलामी फेस कर रहा है पिछले 70 साल से, जो इतनी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शनड है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, एक पूरी स्टेट ऑफ इंडिया की पॉलिसी पैराडाइम के चलते हम उस शिकंजे में हैं, उसको तोड़ने का, उससे बाहर आने का नई रीऑर्गेनाइजेशन के अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं है। तो आप भी ये समझते हैं कि क्यों हम सेपरेशन ऑफ जम्मू डिमांड कर रहे हैं, ताकि ये अन्याय जम्मू संभाग के साथ खत्म हो सके। और वैसे भी एक ट्रबल्ड एरिया जहाँ पे सेसेशनिज्म एक रियलिटी है, एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे सत्ता की बागडोर, सत्ता की कमान, पावर के लिवर्स जो हैं, वो उन लोगों के हाथ में ही होने चाहिए जो देश के साथ हैं। आप उन लोगों को होस्टेज नहीं रख सकते उन लोगों के तले जो बाहरी ताकतों के इशारों पे यहाँ पे काम करते हैं या अपने कम्युनल सबवर्सिव एजेंडा को चलाने का काम करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से कितना सिक्योर रहेगा कश्मीर को अलग करना? पहले ही लेह लद्दाख जो है वो पहले ही अलग हो चुका है, सेफ्टी के लिहाज से कैसे देखते हैं?
देखिए जहाँ कश्मीर में अलगाववाद। देखिए नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से अगर आपको देखना है तो आप इस तरीके से समझिए कि कश्मीर में जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिन्हें हम ये साबित अब कर चुके हैं कि हाफ सेपरेटिस्ट हैं या पाकिस्तान के एजेंडा या पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं जम्मू कश्मीर को लेके, उनको कंसोलिडेट करने का, फैसिलिटेट करने का, एग्जीक्यूट करने का भी काम करती हैं, उनके हाथ से जिस समय सत्ता की कमान छिनेगी तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रभाव होगा जो नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो हो। आज की डेट में मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल को डिप्लॉय करके ये सेपरेटिस्ट जो हैं ये विधानसभा और सरकारों में घुसे पड़े हैं। तो जब तक सरकार की कमान इनके हाथ से आप नहीं छीनोगे तब तक इनके इरादों को आप डिफीट नहीं कर सकते। आप सत्ता ही उन्हें दोगे, आप पावर ही उन्हें दोगे, आप हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल ही उनके हाथ में दोगे, तो वही होगा जो आज तक 2022 तक होता आ रहा है। नई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी, सबवर्सिव एक्टिविटीज़ चलेंगी, देश को तोड़ने के लिए एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी और चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। तो जैसे ही कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाया जाता है, तो डायरेक्ट केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। और आप ये भूल जाइए कि वहाँ पे जो यूटी बनेगी वो किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर के साथ बन सकती है, विदाउट लेजिस्लेचर ही होगी। इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पीआरआई, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं अर्बन और रूरल एरियाज़ में, वो होंगे, उस तरीके से चलेगा। डायरेक्ट जब केंद्र सरकार का कंट्रोल आएगा तो मुझे बताइए कि किस तरीके से सबवर्सिव एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल पाएंगी। एक और कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाएगा। और जैसे ही अब वहाँ पे जो पाकिस्तान के द्वारा अनलीश किया गया एजेंडा था इस्लामाइजेशन का कश्मीर का, जिसके चलते हिंदुओं को, सिखों वहाँ से निकाल दिया गया था, उनके लिए एक यूनियन टेरिटरी क्रिएट करेंगे। तो एक राष्ट्रवादियों का, एक हिंदुओं का या सिखों का एक फुटहोल्ड उस पूरे इस्लामाइज्ड डोमेन में, जो कम्युनली चार्ज्ड परिस्थितियों के बैकग्राउंड में मैं कह रहा हूँ, वहाँ बनेगा। तो वो भी नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव। और वहीं से आप लद्दाख को डायरेक्टली जोड़ेंगे ताकि किसी भी तरीके की सबवर्सिव एक्टिविटी के चलते लद्दाख से डायरेक्ट कनेक्ट जम्मू का वो ना टूट पाए। क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट ऑफ रिवर झेलम पे परिकल्पना की जा रही है कि वहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी कार्व आउट की जाएगी विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड के लिए, नरसंहार के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए। तो देखिए आप पूरे तरीके से देखिए, आप अलगाववादियों के हाथ से, पाकिस्तानी एजेंटों के हाथ से अपनी सत्ता के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कंट्रोल छीन रहे हैं, उसे राष्ट्रवादियों के हाथ में दे रहे हैं और उन्हें आप डिसएम्पावर कर रहे हैं टू एन एक्सटेंट कि जहाँ पे वो हमारे सिस्टम्स को अब्यूज़ करके देश के खिलाफ जंग को अभी तक जिस तरीके से चला रहे थे वो ना चला पाएँ। तो नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफीट करने के लिए रीऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकुर जी, आप हर बार हर इंटरव्यू में आपने कहा कि जम्मू की डेमोग्राफी जो है चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अब जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है अब 25 लाख जो बाहरी लोगों को अधिकार दे दिया है कि जम्मू कश्मीर में वोट कर सकते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है, क्या उससे डेमोग्राफी जम्मू की चेंज नहीं होगी? तो देखिए सच्चाई देखिए और प्रोपेगेंडा देखिए। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान का डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है जम्मू कश्मीर का इस्लामीकरण। क्योंकि पाकिस्तान बेस्ड जितनी भी एजेंसीज़ हैं, आप उनके मिलिट्री कमांडर्स की के द्वारा लिखी गई किताबें पढ़िए, वहाँ के जो मिलिट्री के ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं उन्हें पढ़िए। वो पढ़ने के बाद ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर एक किताब है जो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने, जो बाद में जनरल भी बने, उन्होंने लिखी, जिसमें बताया कि किस तरीके से गजवा हिंद को अनलीश करना है। और जिस तरीके से बताया उसी दिशा से पाकिस्तानी आर्मी काम भी कर रही है और उनकी ट्रेनिंग भी हुई। आपको पता है पूरा इतिहास, जिस तरीके से जनरल्स आए और उन्होंने इस्लामीकरण किया पाकिस्तानी आर्मी का और वो एटसेट्रा, वो सब चीज़ें। तो वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। उद्देश्य ये है कि हिमालय का इस्लामीकरण करना है ताकि सनातन का इस्लामीकरण हो सके। हिमालय के इस्लामीकरण में जम्मू कश्मीर का इस्लामीकरण पहला स्टेप है। तो ये कहते हैं कि फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज़ इंपॉर्टेंट एंड विद इन नॉर्दर्न इंडिया फॉल ऑफ जम्मू इज़ क्रिटिकल। ये उनका उद्देश्य है। फॉल किस तरीके से? डेमोग्राफिकली इन्वेड करके। 90s में कश्मीर का इस्लामीकरण कर दिया बंदूक के दम पे। डेमोग्राफिक्स एक इशू था, पॉपुलेशन कम थी नॉन मुस्लिम्स की, तो इसलिए निकाल दिया। जम्मू संभाग जिस तरीके से वो प्लान करते हैं कि इसे कानून बना के, आदेश पारित करके, रोहिंग्यास बांग्लादेशीज को सेटल करके, जम्मू संभाग में जितने भी नाले हैं, दरिया हैं, रिवर बेड्स हैं, उन पे समुदाय विशेष का कब्जा करवा के, स्टेट कन्नाइवेंस, ऑफिशियल कन्नाइवेंस के जरिए, फॉरेस्ट लैंड्स पे इंक्रोचमेंट्स वगैरह करके, इस तरीके से डेमोग्राफी को चेंज करना है। और आपने देखा कि जितने भी तथ्य सामने आए, चाहे वो रिपोर्ट्स हों जो हाईकोर्ट में फाइल की गई फॉरेस्ट लैंड इंक्रोचमेंट को लेके, रिवर बेड्स की इंक्रोचमेंट को लेके, सेपरेट केसेस में अपार्ट फ्रॉम रोशनी, या 14 फरवरी 2018 जैसा ऑर्डर ही महबूबा मुफ्ती का जो पकड़ा गया, जो क्लासीफाइड था, तो जो सीक्रेट था, जो क्लैंडस्टाइनली इशू किया था, जिसमें कहा गया था कि मुसलमान ज़मीन पर कब्जा करेगा तो कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे, एक तरीके का प्रोत्साहन देना कि जाके ज़मीनों पर कब्जा करो। वो सब चीज़ें जो सामने आई, तो उससे ये साबित हुआ कि पाकिस्तान के एजेंडा को यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जा रहा है और डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। आज आप यहाँ पे नज़र दौड़ा के देखें, कठुआ देखें, सांबा देखें, घगवाल देखें, जम्मू के अराउंड भी देखें, तो आपको एक एनसर्कलमेंट का प्रोसेस दिखेगा
ये तथ्य बहुत बार हमने पब्लिक डोमेन में भी लाए हैं। तो एक प्लान्ड तरीके से हो रहा है। फिर 1992 390 1992-93 का फारूक अब्दुल्ला जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उनका ऑर्डर भी हमने पब्लिक डोमेन में लाया, जहाँ पे वो एक्सक्लूसिवली ये कह रहे हैं कि आप एक्सक्लूसिवली स्पेसिफिकली मुसलमानों के लिए यहाँ पे कॉलोनी बनाइए। तो वो सारे स्टेप्स हो रहे हैं। अब इसको काउंटर करने के लिए, सच्चाई को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ये सच्चाई कहने का दम यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी रखती नहीं है। एकजुट जम्मू पार्टी कहती है पाकिस्तान के एजेंडास को हम एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए प्राइमरी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम रिस्क भी लेते हैं, बात भी सच कहते हैं, और अनकन्वेंशनल तरीके से पॉलिटिकली करेक्ट होना हमारी डिक्शनरी में नहीं है, उसको साइड पे करके सच्चाई कहते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए दूसरी साइड से डेमोग्राफी की बात आ जाती है। देखिए, डेमोग्राफी तो कश्मीर की चेंज हुई जब वहाँ से हिंदुओं को बिल्कुल एक मुश्त निकाल दिया गया, और जम्मू संभाग की इस तरीके से हो रही है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट का सहारा लिया जाता है, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन उससे पल्ला झाड़ चुकी है। वो उन्होंने विप अप करने के लिए किया, सेंटिमेंट्स जो पहले स्टेटमेंट दी बाद में विड्रॉ की, या किस लिए, लेकिन फिर भी आप ऑब्जेक्टिवली अगर एनालाइज करें तो हुआ कुछ नहीं है। डेमोग्राफी चेंज का प्रयास करने की दिशा में दूसरे तरीके से कोई कदम नहीं उठाया गया है। इनफैक्ट डेमोग्राफिक असॉल्ट तो हम फेस कर रहे हैं। ये डबल जेपर्डी हो गई हमारे लिए। एक तो डेमोग्राफिक असॉल्ट हम फेस कर रहे हैं, दूसरा हम ही पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमारी तरफ से डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ ऐड हो गए, वाल्मीकि समाज के लोग ऐड हो गए, ये दलित समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग ऐड हो गए, और वो इंडियंस, हिंदुस्तानी जो ऑर्डिनरीली यहाँ पे रह रहे हैं, वो भी तब जब वो पिछला वोट कटवाएंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी वो एलिजिबल हो गए। तो ये सारी, अगर आप कुछ एक्सपर्ट्स से बात करें तो नंबर तो कोई इस समय स्टेज पे कोई दे ही नहीं सकता। हाँ, संख्या में वृद्धि होगी क्योंकि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी सारे बन जाएंगे जो यहाँ के एक्चुअल रहने वाले। वहाँ पे जो एलिजिबल है, ज़रूरी नहीं कि वो वोट बनवाए। तो कितने वोट बने हैं उसके बारे में तो पता चलेगा तब जब वो वोट एक्चुअल में बन जाएंगे। तो 25 नवंबर के बाद की वो बात है, और कहीं आंकड़ा मुझे नहीं लगता कि कुछ चंद से 2-2.5 लाख 3 लाख से ज़्यादा बढ़ेगा, और जिसमें 90% 80% ये हमारे अपने लोग होंगे, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, वाल्मीकि दलित समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग। तो उस तरीके से तो मुझे लगता है कि सीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट हमें इस डेमोग्राफिक चेंज के प्रोसेस को समझना चाहिए। डेमोग्राफिक चेंज जम्मू कश्मीर के इस्लामीकरण के लिए अनलीश किया हुआ पिछले 70 वर्ष का एक प्रोसेस है जो रियलिटी है। रिवर्स डेमोग्राफिक चेंज संभव नहीं है क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, और हमेशा यहाँ पे पाकिस्तान की मदद से आतंकियों ने, अलगाववादियों ने, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जम्मू के इस्लामीकरण का प्रोसेस अनलीश किया है। अंकुर जी, अभी हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अगर पीर पंचाल की बात करें, एसटी वर्सेस गुज्जर बकरवाल वर्सेस पहाड़ी जो चल रहा है, एज ए एडवोकेट आपको क्या लगता है, क्या पहाड़ी डिज़र्व करते हैं एसटी स्टेटस? नहीं, देखिए, जहाँ तक एसटी स्टेटस की बात है उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो डिफाइंड हैं, और जिस तरीके से इस माहौल को गरमाया गया है, जिस तरीके से क्लिवेजेस और डीपन की गई हैं समाज में, जिस तरीके से बिखराव आ रहा है, मुझे लगता है कि उस पर रेस्ट लगनी चाहिए। कुछ जो कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, वो सामने रख के इसके ऊपर एक व्यापक चर्चा की जानी चाहिए। सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके आगे बढ़ना चाहिए। एसटी डिक्लेयर करने का एक बाकायदा प्रोसेस रहता है। कैबिनेट हैज़ टू रेकमेंड, प्रेसिडेंट की तरफ से देन अमेंडमेंट्स आर मेड इन द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लिस्ट में ऐड किया जाता है, वो सारा रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टिसिपेटिव और एक वेल इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। मुझे बताइए, देखिए, आपने इतने लोगों को इंटरव्यू किया होगा, लेकिन जिन पैरामीटर्स पे कोई भी समाज को एसटी डिक्लेयर किया जा सकता है, क्या उस पे डिटेल में चर्चा किसी ने भी की? प्रोबेबली नहीं की होगी। कुछ रिपोर्ट्स का भी अगर हवाला दिया होगा तो रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में लाके उस पर चर्चा। तो एक वेल इन्फॉर्म्ड, सबको कॉन्फिडेंस में लेके, एक इंक्लूसिव अप्रोच लेके जब आप चलते हैं तो इश्यूज़ रिजॉल्व होते हैं। देखिए, जो डिज़र्व करता है उससे उसे मिलना चाहिए, और जो डिज़र्व करता नहीं है तो उसे मिलना नहीं चाहिए। तो पैरामीटर्स बिल्कुल क्लियर है। मुझे लगता है कि एक वेल इन्फॉर्म्ड इस पे डिबेट हो सकती थी। बट डिज़र्व करते हैं? देखिए, जहाँ तक पहाड़ी कम्युनिटी के एसटी स्टेटस का सवाल है तो मैं वही कह रहा हूँ, एब्सोल्युटली। जहाँ तक उनका कहना है, जो रिपोर्ट्स का वो जो हवाला देते हैं, तो उसके हिसाब से प्रॉबेबली उनके फेवर में कुछ रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन जहाँ तक काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं तो एक संदेह का बहुत बड़ा एक अंबार सा लग जाता है। तो मैंने यही कहा कि बहुत कम इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने भी पब्लिक डोमेन में रखी है, जिसके बेसिस पे, जिसको पढ़ने के बाद आप ये कंक्लूड कर पाओगे कि क्या डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं। मैं एक लार्जर कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, जहाँ पे सबके सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए। इस एफर्मेटिव एक्शन को, ये एफर्मेटिव एक्शन की कैटेगरी में और मजबूत बनाने के लिए और भी तरीके इन्वेंट किए जाने चाहिए, जिस तरीके से जो पिछड़े हुए समाज हैं उनका उत्थान हो सके। डिबेट्स उन पे भी होनी चाहिए। मुझे लगता है आज डिबेट प्रॉबेबली हमारे हिंदुस्तान में हर जगह पे ये है कि आई एम मोर बैकवर्ड देन यू।
जबकि स्लोगन्स ये होने चाहिए कि हम और प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, हम आपसे भी और प्रोग्रेसिव होंगे, हम आपसे भी और आगे जाएंगे, हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, जो हमारे को एडवांटेजेस मिल रहे हैं उनका सहारा लेके करेंगे। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान का यही है कि हर जगह ये बिल्ड करने की कोशिश की जाती है कि मैं ज़्यादा बैकवर्ड हूँ, इसलिए मुझे इस चीज़ का बेनिफिट मिले, चाहे वो कौन दे रहा है इसमें, तूल कौन दे रहा है? देखिए सियासी पार्टीज़ देती हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि क्लिवेजेस को डीपन करने के लिए एक षड्यंत्र के तौर पे ये किया गया, ये डिसीजंस इस तरीके से नहीं होते। अगर गवर्नमेंट को लगता है तो तत्काल प्रभाव से इमीडिएटली आपको नोटिफाई करना है। इतने सालों से लंबित मामला छोड़ा है, कुछ उस पर निर्णायक फैसला आपने अभी तक नहीं लिया है, तो मुझे लगता है कि एक व्यापक तौर पे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया जाना चाहिए, किसी का हक मारा नहीं जाना चाहिए। देखिए गुज्जर कम्युनिटी जो एसटी है इस समय, उनका कंसर्न ये है कि हमारे कोटा में से ये 10% में से बिल्कुल 10% में से ये ले जाएंगे, और उनका कंसर्न ये है कि हाँ जब हम एलिजिबल हैं, डिज़र्व करते हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। मैंने पहले कहा कि आप एलिजिबल हैं, आप डिज़र्व करते हैं, तो आपको ज़रूर मिलना चाहिए, उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप कन्विंस तो करिए उन लोगों को जिनके शेयर से निकाल के आप कोटा किसी को देंगे कि सही तरीके का काम कर रहे हैं। आज गुज्जर समाज के लोग, गुज्जर कम्युनिटी कन्विंस्ड है कि गलत तरीके से किया जा रहा है। अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन है तो इस पे क्लैरिटी लाने की जिम्मेवारी किसकी है, मुझे बताइए? सरकार की है। क्या सरकार ने इस पे क्लैरिटी लाने की कोशिश की, या इमोशंस को विप अप करने की कोशिश की? क्या सरकार के जो पॉलिटिकल पार्टी जो है, जिस पार्टी की सरकार है, उनके नुमाइंदों ने नीचे एक इंक्लूसिव एक डिबेट की तरह, एक कन्विंस करने के इरादे से क्या आउटरीच किया है, या डिवाइड करने के इरादे से आउटरीच किया है? देखिए कम्युनिटीज़ में इस तरीके से द्वेष पैदा करना, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश को आगे एक मजबूत स्थिति में लेके जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि जो हम फैसला ठीक ले रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे सबको कन्विंस करिए। ठीक है, सब कन्विंस नहीं हो सकते, वो भी मैं समझता हूँ, लेकिन एक प्रोसेस तो कम से कम अंडरगो करिए ना, कि जहाँ पे आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप स्वयं संतुष्ट हैं कि नहीं मिलना चाहिए, वो उनके सामने आए। आज डाउट्स हैं, मुझे लगता है कि डाउट्स क्लियर किए जाने चाहिए। आई वुड बी द लास्ट पर्सन कि जहाँ मुझे लग रहा है कि ये कम्युनिटी डिजर्व करती है, और फिर मैं उसको अपोज करूँ। और मैं कह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन का इतना अभाव है कि आप किसी भी तरीके से कोई डिसाइसिव होकर कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते। अंकुर जी, ये जो 10% कोटा इनको दिया गया है, अगर पहाड़ियों को ऐसे स्टेटस दे दिया जाता है तो क्या उस 10% में से ही दिया जाएगा या उसको बढ़ाया भी जा सकता है? नहीं, देखिए वो 10% से ही दिया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 50% तक ओवरऑल कोटा तो तकरीबन रीच कर ही गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजमेंट से आपको मेरिट के साथ इस एफर्मेटिव एक्शन को भी बैलेंस करना है, तो 50% से अधिक कोटा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब्सोल्युटली हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अगर एडिशनली इनको ये देते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे खरा उतरेगा और जुडिशियल स्क्रूटनी विथस्टैंड कर पाएगा। तो इसीलिए जो भी करना है इन्फॉर्म्ड तरीके से करिए, जो भी करना है उन लोगों को जिनसे छीन के आप देंगे उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके करिए। ये अप्रोच लेके आगे चलेंगे तो ही मुझे लगता है कि चीज़ें ठीक रहेंगी। किसी भी फैसले की समाज में एक्सेप्टेबिलिटी तभी होती है जब उसके बारे में पूरी जानकारी देके लोगों को समझाया गया हो। सब लोग नहीं समझेंगे, सियासत करने वाले सियासत करेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेवारी, सरकार की जिम्मेवारी तो ये रहती है ना कि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कम से कम पब्लिक डोमेन में तो रखिए। आज क्या है आपके सामने, आप माइक लेके 10 लोगों को पूछ लेंगे आपका व्यू क्या है, इतना ही है ना, उनके व्यूज़ ही हैं। क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या वो कागज़ आपके सामने हैं जिन कागज़ों के आधार पर सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम इन्हें एसटी स्टेटस देंगे? नहीं है। तो वो पब्लिक डोमेन में होने चाहिए, ताकि पहाड़ी भी अपना केस प्रॉपरली पब्लिक डोमेन में रख सकें, और गुज्जर समाज के लोग या गद्दी समाज के लोग जिनको लगता है कि हमारा हक छीना जा रहा है, वो भी अपना केस जो है प्रॉपर तरीके से रख सके। उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो, जो ठीक डिसीजन है, चाहे वो रूथलेस ही हो। अगर पहाड़ी की का बनता है तो उसे मिले, नहीं बनता है तो फिर नहीं मिले। सियासी रीज़न से ये फैसले नहीं होने चाहिए, वो मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर। अंकुर जी, 370 और 35 से एक रोड़ा था, हटा दिया गया, 371 लगना चाहिए। देखिए 370 और 35 से एक रोड़ा था, हटा दिया गया आपने कहा, लेकिन उसके बाद 10 और कदम उठाने थे उसकी एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए। वहाँ पे इनका सारा रिवर्सल हो गया। तो आप ये मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर में अभी भी 370 और 35 वाला ही इकोसिस्टम है। 370 और 35 के जरिए ही ये सुनिश्चित किया गया था कि जम्मू कश्मीर में सत्ता कश्मीर के हाथ में रहेगी फॉर ऑल टाइम्स टू कम। अब इन्होंने 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवा के, फ्रॉड और फर्स्ट सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवा के सेम चीज़ सुनिश्चित कर दी। 370 और 35 के चलते ही यहाँ पे एक ऐसा सरकारी तंत्र बना था जो बायस्ड था
टुवर्ड्स जम्मू। और आज आप जितने भी निर्णय यहाँ पे होते हुए देखते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित हो, चाहे वो डेवलपमेंट से संबंधित हो, आपके एरियाज़ को डेवलप करने की बात हो, वो भी आपको, उसमें भी आपको कश्मीर सेंटर्ड बायस मिलेगा। 370 और 35A के चलते ये प्रपंच फैलाया गया था कि कश्मीरी मुसलमान एलियनेटेड है। आज भी हर एक एलजी जो यहाँ पे भेजा जाता है, गवर्नर जो यहाँ पे भेजा जाता है, इसी मैंडेट से भेजा जाता है कि आपको कश्मीरी मुसलमान की एलियनेशन को दूर करना है। जबकि कश्मीरी मुसलमान चीफ मिनिस्टर रहा है हमेशा, उसके हाथ में हमेशा सत्ता रही है, उसके हाथ में कैबिनेट और लेजिस्लेचर का कंट्रोल रहा है, सेक्रेटेरिएट उसके कंट्रोल में रही है, नौकरियाँ उसके पास हमेशा रही हैं। जो खज्जल हुए हैं वो 10 जिलों के, जम्मू के जो 10 ज़िले यहाँ के लोग हैं। एलिनेटेड अगर कोई है तो वो जम्मू संभाग है, जम्मू संभाग के 10 जिलों के लोग हैं, और उनके बारे में कोई बात नहीं करता। ये जो सोच है अभी भी चल रही है। तो मुझे बताइए कि 370-35 से कौन सा रोड़ा था, कौन सा ख़त्म हो गया? केवल लीगल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविज़न हटा के आपने अपना कार्य पूरा हो गया ये समझ लिया, तो ये बहुत बड़ी भूल है। इसको इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना चाहिए। जहाँ तक 371 वगैरह की बात की, मुझे नहीं पता में है, गुजरात में है, देखिए बाकी स्टेट्स में 371A है, B है, C है, D है, E F G H, बहुत सारे हर स्टेट में अलग अलग तरीके से लोकल कंडीशंस के हिसाब से है। तो कौन से 371 की बात हो रही है, A की, B की, तो फिर उस पर एक चर्चा हो सकती है। मुझे लगता है कि उस पर फिर चर्चा हो सकती है। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि 370 और 35A की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के दिशा में जो कदम उठाने हैं उस पर कार्य होना चाहिए। डेमोग्राफिक असॉल्ट को रिवर्स करने के लिए कार्य होना चाहिए। जो हिंदुओं का नरसंहार जम्मू कश्मीर में हुआ है और निरंतर अभी चलता आ रहा है, जो टारगेटेड किलिंग्स रिसेंट हुई हैं, उसी खाते में जाएंगे हिंदू नरसंहार में, उसके ऊपर कार्य होना चाहिए। नरसंहार घोषित होना चाहिए, ट्राइब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट किए जाने चाहिए। जिस तरीके से डिस्पैरिटी दिखाई गई है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। आपकी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन SSRB, ये तो रिक्रूटमेंट माफिया यही तो है। इनकी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। इस क्षेत्र में रेडिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आपका जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर डोलड्रम्स में है, टूटे हुए कमरों में जजेस काम करते हैं, जस्टिस डिलीवरी इतनी क्रिपल्ड है। और फिर वैकेंसीज़ की बात हो जाए या उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने की बात हो जाए या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या जितने भी फॉर्मूलाज हैं जिससे जस्टिस स्पीडी हो, वहाँ पर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत। ये सब चीज़ें हैं जिस पे कार्य करने की ज़रूरत है। जहाँ तक जिस कॉन्टेक्स्ट में 371 को कहा जाता है कि नौकरियाँ बचा लो यहाँ की, तो उसके लिए डोमिसाइल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है। तो ज़मीनों को बचाने की बात आएगी तो पूरा 370 आ गया। देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे। अब सरथल में अगर कोई 5 स्टार होटल बनाना है तो मुझे बताइए कौन यहाँ का व्यक्ति वहाँ पे जाके 5 स्टार होटल बना रहा है। ऑब्वियसली आपको जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आती है, फॉरेन FFIs जो हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर्स, कितनी उसकी सिग्निफिकेंस है। अगर आप इकोनॉमिक्स की ABC समझते हैं, आप समझते हैं कि कितनी उसकी सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से वो हमारी GDP को लेके, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट के साथ वो डायरेक्टली संबंधित चीज़ें हैं। तो एक क्लोज्ड इकॉनमी बनना, मुझे लगता है कि जम्मू की अनडूइंग रहेगी, वो उस दिशा में नहीं होनी चाहिए चीज़ें। और वैसे भी आप नौकरियां कितनी सरकारी नौकरियों पे ही तो आप वो लगाओगे ना कि सरकारी नौकरियां किसी को ना मिले, बाहर वाले को। तो सरकारी नौकरियों का क्या आंकड़ा है? 100 लोगों को अगर नौकरी चाहिए तो 5% जो है उनके लिए सरकारी पोस्ट है। मतलब सरकारी क्षेत्र में नौकरियों का जो शेयर है वो 5% है। 95% लोग तो प्राइवेट सेक्टर से ही या अलग अलग सेक्टर से, कोऑपरेटिव हो या अपना व्हाटएवर जो भी हो, वहीं से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो 5% ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल हवा है। और वो भी अगर आप 5% सेव करते हैं तो उसमें से 90% तो कश्मीरी ले जाता है। रिक्रूटमेंट माफिया चला के, अपने बायसेस को प्लांट करके, सबवर्जन कॉज करके। तो जम्मू वालों के लिए क्या है? अगर 100% भी रिजर्वेशन हो जाती है जम्मू वालों के लिए, तो 90% तो कश्मीर को ही जाती है ना। तो जम्मू वालों को तो ये समझते हैं कि इस डिमांड का ना कोई सर है ना कोई पैर है। मुझे लगता है कि जो प्रेफरेंसेस हैं उन्हें देख के उस पर काम करना चाहिए। हमारे लिए सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के इश्यूज़ हैं जो हम यहाँ फेस कर रहे हैं। यहाँ पे टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। उधमपुर में 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू में फलीभूत हो रहा है। लश्कर तैयबा की जो आइडियोलॉजिकल मदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। तालाब खटीका में, बेली चराना में प्रॉपर बाकायदा यहाँ पे पेनिट्रेट कर रहे हैं। लश्कर के मॉड्यूल्स जम्मू से भी बस्ट हुए हैं, राजौरी से, जम्मू से, यहाँ से बस्ट हुए हैं लश्कर तैयबा के मॉड्यूल्स। तो मुझे लगता है कि वो चैलेंजेस हैं। लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट होने के चलते इस तरीके की बातें कोई करता ही नहीं एकजुट जम्मू पार्टी के अलावा। और यही कारण है कि हमारी इस अप्रोच को लेके या इन इश्यूज़ पर डिलीवर करने को लेके समाज में हमारी पेनिट्रेशन हो रही है। और आने वाले चुनावों में आप देखेंगे किस तरीके से जम्मू संभाग की पहली पसंद एकजुट जम्मू पार्टी बन के उभरेगी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एकजुट जम्मू चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फजल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।